बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी मजीद बढ़ गई है और हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद के बाद खुद से वो मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं। आज भी सवात में उन्होंने खिताब किया और अजीमुशान खिताब था। कसीर तादाद में अवाम वहां पर मौजूद थी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का यह भी कहना था कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब ये तीन चूहे हैं और ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और मेरा ये शिकार करने में नाकाम रहेंगे, अलबत्ता मैं इनका शिकार कर लूंगा। तो हमने देखा रहनुमा काफली चौधरी शुजा साहब ने एक निजी टीवी में को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने देर कर दी और अब शिगाफ पड़ गया है। तहरीक अदम में हुकूमत को खासा परेशानी का सामना मिल सकता है, रह सकता है। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या वाकई हुकूमत के लिए अब मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है? और जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने कॉल भी दे दी है। रहनुमा पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि 25 तारीख को तमाम ही मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हों। शाहराह दस्तूर पर अजीम शान जलसा दिया जाएगा और ये भी उन्होंने इंदिया दिया है कि मुमकिन हम बैठ जाएं। आगे क्या होने जा रहा है, कितने अराकीन, और ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। पार्लियामेंटेरियंस को इस वक्त में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर शहादत आवान साहब ने। शहादत आवान साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में, क्या आप सुन सकते हैं? थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कितनी तैयारी है आपकी? और वफाकी हुकूमत ने तो कहा था कि 23 मार्च से पहले न तो पीडीएम और न कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी, लेकिन ठीक है आप 25 को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो कितने दिन स्टे करने का इरादा है सर? हुकूमत गिरा के आना है या फिर जलसा करके वापस आ जाना है? आवान साहब देखें, सिलसिला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ये कहा हुआ, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का कहना ये है कि जो कुछ भी होगा हम जमहूरी तर्ज अमल जो है उसको अपनाएंगे, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। और यही वजह है कि हमने नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो पार्लियामान में दाखिल की हुई है। उसका जो टाइम लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है, स्पीकर ने इजलास बुलाना है, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट जो टाइम फ्रेम है वो भी उसमें दिया हुआ है। तो इसमें मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा कि हम जो है अपोजिशन वाले उसमें टाइम देंगे, ये होगा वो होगा, ये तो स्पीकर ने टाइम देना है। लेकिन जो कुछ भी है, अगर डेफिनेटली अगर हमने कोई वहाँ पे वो जो है वहाँ पे नोटिस दिलवाया है, हमने रिक्वेजिशन जमा करवाई है, तो हमारी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तैयारी है, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बेहतर तैयारी है इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह 63A को आगे लाकर और वफाकी हुकूमत अपने जो पार्टी के उनके MNAs हैं उनको उन्होंने कहा है कि आप ना आए, तो ये तो उनका आईनी हक है। कानून क्या कहता है इसमें? हमारी रहनुमाई बात ये है कि मैं कल किसी चैनल के ऊपर ये कह रहा था कि जिस दिन लोग ओथ लेते हैं ना उस दिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन की 2 किताबें मिलती हैं। ठीक है। एक इंग्लिश में होती है, एक उर्दू में होती है। तो वो किसी ने, मैं समझता हूँ, देखा नहीं है। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि देखें ये वोट हो जाएगा, उसके बाद का प्रोसीजर है वो भी जो है पार्टी लीडर जो है वो उनको लिखेगा, पहले नोटिस देगा, नोटिस के बाद स्पीकर को लिखेगा, स्पीकर जो है इलेक्शन कमीशन को लिखेगा, इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर उसको सुनेगा, उसका फैसला करेगा। जो डिफेक्ट करेगा उस बंदे के खिलाफ जो है 30 दिन के लिए उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का चाहिए होगा। 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसको फैसला करेगी। भाई बात ये है कि ये तो वो वाली बात है जो पीडीएम में याद है, जो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके लिए इन्होंने शोर मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, और पब्लिक जो है उस तरफ चल पड़ी। अब तो ये खुद कहते हैं कि हमने इस शुक्र है, कहते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव आई है कि लोगों का महंगाई से तवज्जो हटी है। ये तो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं। तो भाई पब्लिक की तवज्जो हटाने के लिए ऐसा नहीं है और ना किसी को ये रोक सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो आदमी आईन से इनराफ करेगा वो मैं समझता हूँ कि मुल्क से बगावत का मुर्तकिब होगा। और किसी आदमी को आप जो है उसका आईनी किरदार अदा करने से रोक नहीं सकते हैं, वरना उस शख्स के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होगी। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि हम 10 लाख लोग जमा कर रहे हैं और जो आएंगे लोग उनको यहीं से गुजरना है और यहीं से वापस आना है। तो एक हुकूमत के ये वज़रा के स्टेटमेंट, क्या हुकूमत खुद चाह रही है कि इस तरह के मामलात या सिचुएशन पैदा की जाए ताकि कुछ मामलात बन सकें?
माशाल्लाह आप खुद हमारे मुल्क के, मैं समझता हूँ कि आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और जो एक सहाफी होता है वो हम लोगों से ज्यादा जी शऊर होता है। इसका मतलब क्या है भाई, वोट अवाम से आपने लेना है, इलेक्शन में लीजिएगा। फिलहाल तो अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको अपना हक जो है अदा करने दें, जिसके लिए अवाम ने उनको चुना है। तो ये इनकी घबराहट, इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। तो फिर मतलब आपकी पूरी तैयारी है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, ऐसा ही है? देखें जी, बात ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पहले में ये कहना, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है कि लीडरान ने क्या तय किया है क्या तय नहीं किया, लेकिन पहले तो पहला जो फेज है आप उसको देखें ना कि वो क्या होता है। आप तो इस बात पे जोर दें कि इजलास जो है होना तो असूली तौर पे ये चाहिए था कि अगर हुकूमत नाकाम ना होने जा रही होती तो इसने दूसरे दिन इजलास बुला लिया होता, तीसरे दिन बुला लिया होता। अब तो ये अपने लोगों को कहता आओगे भी इस रास्ते से जाओ, भी इसी रास्ते से, फिर डिफेक्शन के लिए भी उनको धमकाने लग गए, और ये भी कहने लग गए कि बस उम्मीद है इतना मजमा देख के गए हुए लोग भी वापस आ जाए। ये तो मतलब अपोजिशन ने साबित कर दिया है ना कि हुकूमत ने अपनी नाकामी जो है उसको तस्लीम कर ली है। ठीक है सर, लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी तो भरपूर है, इससे पहले भी पीडीएम के जो फाउंडर्स हैं वो भी आप लोग हैं, लेकिन अक्सर आप मौलाना साहब के साथ हाथ कर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अब भी आप सारे काफिले मुल्क से गुजारिश देखिए जी, मेरी एक बात सुनिए, इख्तलाफ राय आप और मैं अभी बात भी कर रहे हैं, हम दोनों का हो सकता है, लेकिन हो सकता है लेकिन कभी आप मुझे कायल कर लेंगे, कभी मैं आपको कायल कर लूंगा। हाथ करना जो है ना, ये तो शातिर लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अहले ज़बां हैं ऐसा आप नहीं कहें। मौलाना साहब एक बहुत अजीम आदमी है, एक बंजे हुए सियासतदान है, एक आलम दीन है, एक काबिल एहतराम आदमी है, और यही वजह है कि आप देखते हैं कि वो आसिफ साहब की दोस्ती और उनकी जो दोस्ती है ना, मैं समझता हूँ सियासत से बालातर है, और ऐसा नहीं है। इख्तलाफ राय जो है जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन मतलब आपका ये कहना है कि इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह के जो अलकाबात हैं, इस तरह के अल्फाजों से गुरेज करना चाहिए। शाहादत अनवर साहब, आखिर में ये बताइएगा, मौलाना साहब ने पूरे ही पाकिस्तान से अपने कारकुनान को कह दिया है कि आप 25 को वहां पहुंच जाएं इस्लामाबाद, तो कितनी आवाम पहुंचेगी आपके अंदाजे से? 10 लाख लोग जमा कर लेंगे आप तमाम पार्टियों के लोग? बात ये है कि ये मैं नहीं कह पाऊंगा, बेहतर ये होगा कि ये हमारे जो दोस्त हैं उनसे आप सब दोस्त जो हैं, हमारी क़यादत जो बता पाएगी, या मौलाना साहब का कोई नुमाइंदा बता पाएगा। मेरा ख्याल मेरे लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, तो मैं आपको अंदाजों पे ये सियासी बात करता रहूं। ठीक है शाहादत अनवर साहब, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो बचे कुछ लोग भी जेल में जाएंगे, वजीर आज़म साहब का कहना है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार होंगे? देखें, मेरी एक बात सुने, पहले 3.5 साल से वो काम एक ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनके पास कोई काम है नहीं करने का। देख लें कि अगर बेहतर होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब रेस्ट करते और इसकी कोई जो है ना टेप जो है रिकॉर्ड करवा देते और डेली उसको हर जगह चला दिया करते। आप 3.5-4 साल से यही बात उनकी है, यही रट उनकी है, वही सेम तकरीर उनकी है। कोई आप नई बात उसमें बता दें कि जो नई बात कर रहे हैं, वो तो जागते सोते में उनके अल्फाज जो है वो आज भी उनके यही हैं। कल भी वो कंटेनर पे थे, आज भी वो कंटेनर पे हैं, तो कल भी वो डी चौक पे थे, आज भी उनका शौक डी चौक का है। तो मेरे ख्याल में भाई बात ये है कि ये मुल्क की बातें हैं, मुल्क की बका की बातें हैं, जमहूरियत की सालमियत जो है उसकी बातें हैं। तो मेरे ख्याल में ये है कि ये कह देना कि आपको पता है कि अगर पाकिस्तान के लोग इस तरीके से आप उनको बोलेंगे कि बच जाओगे, ये कर जाओगे तो नहीं छोड़ूंगा, ये भाई बात ये है कि ऐसी बातें तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए कि ये मुल्क का एक सरबराह जो है उससे मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसको ये जाहिर करना चाहिए कि मैं किस मुल्क का सरबराह हूँ, और उसका स्टेचर, कद-बोत और उस लिहाज से उसको बिहेव करना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नजर आए। और ये कह देना कि मुखालफीन को, इसका मतलब तो ये आप आइन से नाराज कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि ये अवाम, मुल्क और कौम ये सुन रहा है, तो आइंदा मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को अवाम जो है पहले भी आज रद्द कर चुकी है, तभी नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। और यकीनी तौर पे अब इंशाल्लाह जब कभी भी इलेक्शन होगा आप देखेंगे वही एक सीट ही होगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर शहादत अवान साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ पेश किया। दीगर लोगों को भी शो में शामिल करते हैं। इस वक्त में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैप्टन रिजवान साहब ने। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिजवान साहब, सुन सकते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कितनी तैयारी है? 10 लाख लोग जमा करने जा रहे हैं, आप लोग तारीखी जलसा इसको कह रहे हैं, क्या वाकई पीटीआई और पीएम इमरान खान साहब मुश्किल का शिकार है कि उनको जलसों की जरूरत पड़ गई? ये पहले भी तो हो सकते थे सर, पहले वजीर आजम साहब अवाम में नहीं आए, इस वक्त आप और आपके वजीर आजम साहब तमामी अवाम और मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं, आज भी सवात में जलसा है, तो कहीं से कुछ गड़बड़ है? कोई अंपायर न्यूट्रल हो गया है? रिजवान साहब कुछ रोशनी डालिएगा ना। जी बहुत शुक्रिया आपका सच भाई। देखिए, समझने की बात यह है कि अंपायर शुरू से ही न्यूट्रल थे, पहले भी न्यूट्रल थे, आज भी न्यूट्रल है और वो हमेशा न्यूट्रल ही रहे हैं। ये नारा हमेशा से वो जमातें लगाती रही हैं जो अगर खुद जीत जाएं, जो दो जमातें आपस में बारियां लगा के बैठी हुई थी, जो कि दोनों करप्शन का टोला है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जो एक दूसरे के खिलाफ नैब के अंदर केसेस दाखिल करती रही, एक दूसरे को करप्शन के चार्जेस के अंदर इन्वॉल्व करती रही, एक दूसरे को सड़क पे घसीटने की बातें करती रही और एक दूसरे के पेट फाड़कर पैसे निकालने की बातें करती रही। उनका ख्याल यह था कि पाकिस्तान में कभी भी कोई तीसरी जमात या कोई तीसरे लोग या कोई नया लीडर जो है वो तो आ ही नहीं सकता। इस पाकिस्तान के मालिक कुल हम हैं, हम ही वो लोग हैं जो इस पाकिस्तान के मालिक हैं, वो इस पाकिस्तान के बाप बने हुए थे। लेकिन 2018 के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज दिया और वाज़ेह अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सामयाब हुई, तो उसके बाद उनको सिर्फ एक चीज याद आई कि जनाब अंपायर जो है ना, अंपायर की उंगली, अंपायर उनको याद आ गए। तो आज भी वो अंपायरों को मलाइन करने की कोशिश करते हैं और अंपायरों की बात करते हैं। दूसरी बात आपने ये की कि हम अवाम में क्यों आए। हम अवाम में इसलिए आए कि सबसे अहम चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है उसके अंदर बहुत शदीद बैरूनी मदाखलत के आसार वाज़े होते चले जा रहे हैं। रीजन में जो गेम हो रहा है इस वक्त, जो रशिया, चाइना और रीजन के गेम को अगर आप मुलाहिजा फरमाएं तो आप ये देख लें कि तीनों चोर आपस में मिलकर एकदम बाहर जो निकले हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन शामिल है और बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है। हमारी पार्टी का और चेयरमैन इमरान खान, वजीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ अवाम को आगाही तो रिजवान साहब ये भी कैप्टन साहब ये भी बताइएगा, वो जो बाहर से आपने कहा मोबिलाइजेशन हो रही है, बैरूनी मुदाखलत है, वो किसकी मुदाखलत है और वो किस तरह रीच किया जा रहा है? कुछ वाज़े करें ना सर। सर वही लोग रीच करते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क तो हुसैन हक्कानी नेटवर्क है, अनवर रियाज जैसे नेटवर्क है, जो वहां से बैठकर जो है वो पहले भी मेमो गेट स्कैंडल आपके सामने आया। ये वही लोग हैं जो हमेशा से अक़वाम मुत्तहिदा में और बैरूनी ममालिक के अंदर अमरीकी सेनेटर्स को, आपकी अफवाज पाकिस्तान को, आपकी सियासत को, आपके मुल्क की सालमियत को हमेशा से नुकसान पहुंचाते रहे। ये वो लोग हैं, उनका नाम हुसैन हक्कानी साहब है। वो वहां बैठ के और उनको सारी दुनिया को पता है कि जब सरदारी साहब ने उन्हें अमेरिका का सफीर किसने लगाया था। आप माजी में जाके जरा हिस्ट्री उठा के देखें कि उनके करतूत क्या है इस मुल्क के खुदादात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा से इनका काम ही यही है कि जहां पाकिस्तान तरक्की की राह पे चले, जहां पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक लीडर के तौर पे सामने आए, जहां आलम इस्लाम आपकी कदर करनी शुरू कर दे, जहां दुनिया के ममालिक आपके अंदर मईशत को मजबूत करने की बात करनी शुरू कर दे, आपका मुल्क सर्च करना शुरू कर दे, राइज करना शुरू कर दे, वहां इन जैसे चोरों की जरूरत है। उनको ये चोरों के तौर पे पहचाने जाते हैं तीनों। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया इस पाकिस्तान के लिए? सारी जिंदगी कश्मीर कमेटी में बैठ के उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया, आप बता दीजिए। ठीक है, क्या किया? ठीक है कैप्टन रिजवान साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये तीनों चोर हैं, तो आपके इल्म में होगा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और मौलाना साहब के भी लोग असेंबली में और सेनेट में हैं, फिर नून लीग के लोग भी असेंबली में हैं, सेनेट में हैं, तो इनका इस मुल्क में स्टेक तो है ना सर। आप इनको एंटरटेन करने में नाकाम रहे हैं जब भी आज वो सड़कों में।
سر دیکھیں اسٹیک کی بات ایسے کر لیں کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ساجد بھائی اس کا پورے ملک میں اسٹیک کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون پورے ملک کی ایک زمانے میں جماعت تھی. کیا پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جماعت نہیں تھی؟ آج یہ کہاں کے کھڑے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو سندھ میں محدود ہو کے رہ گئی ہے. کیا ہے اسٹیک ان کا پنجاب میں، کیا ہے ان کا کے پی میں، اور کیا ہے ان کا بلوچستان میں؟ یہی حال مسلم لیگ نون کا ہے. ایک دو بندوں کے ضرور موجود ہے پنجاب میں، انہوں نے لوگ ان کے موجود ہے صوبائی اسمبلی میں. مولانا فضل الرحمان کا بتائیں سندھ میں کیا ہے، پنجاب میں کیا ہے، کے پی میں کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ میری صرف مجھے کہنے کی نظارت کرنے دیجیے گا کہ یہ تینوں لوگ ملے ہی اس لیے ہیں کہ آؤ، نہ جمہوریت کو خطرہ ہے، نہ کسی جمہوریت برباد ہو رہی ہے. یہ نعرے تو ان کے ہو گئے فیل. ایماندار وہ ایک لیڈر مل گیا آپ کو، قدم اعتماد لاؤ، پیسے لگاؤ جی، پیسے لگاؤ، ہارس ٹریڈنگ کرو. کیا ہارس ٹریڈنگ کے بل آپ لوگوں نے پاس نہیں کیے تھے؟ کیا یہ اربوں روپے کے پیسے لے کر جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو خریدنے کی، ایک صاحب انتہائی ذمہ دار پر جو ہے وہ کل ایک ٹی وی چینل پہ، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، وہ فرما رہے تھے کہ ہاں ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. تو کیا یہ معیار رہ گیا اس ملک کی سیاست کا؟ یعنی سیاست جو ہے وہ ایک بکاؤ مال بنا کے تو پھر اس کو بھی کنڈیم کرنا سر. فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اسی جلسے سے آپ لوگ آئیں گے اور اسی سے جائیں گے. تو یہ پارلیمنٹیرین کو آپ تھریٹ نہیں کر رہے؟ نہیں، پارلیمنٹیرین کو تھریٹ نہیں کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مدرسوں کے معصوم بچوں کو ہنگال کے نکال کر لے آئیں گے. سندھ کی حکومت جو ہے بیچارے غریب ہاریوں کو، جن کو مولانا صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے بھی لاٹھیاں تیل میں بھگو کے رکھی ہیں. ارے نہیں سر، اللہ نہ کرے، کوئی ہم نہیں چاہتے ہیں یہ سب. ہم بحیثیت پاکستانی میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کوئی لاٹھیاں بھگو کے نہیں رکھی ہوئی. نہ ہی ہم تشدد کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف نے. یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سر، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے راستے روکیں گے تو ہم نے بھی لاٹھیاں تیل میں بھگو کے رکھی ہیں آپ لوگوں کے لیے. ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا سر، وہ میرے خیال ان کو اس وقت کسی، میں تو انہیں فضل الرحمان صاحب کہتا ہوں کہ ان کو اس میں انتہائی کسی ماہر نفسیات کو اپنے آپ کو دکھانے کی ضرورت ہے. وہ بکس مافیا کے اندر جو ہے نا بالکل پاگل ہو گئے ہیں. ان کو وہ اس وقت اپنی ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے. کبھی وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی وہ پریڈیں کروا رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں سے. وہ انصار الاسلام کے تحت انہوں نے ایک لشکر بنا کے رکھا ہوا ہے، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. تو مولانا صاحب کا دین سے تو کوئی تعلق ہے نہیں. ان کا تعلق تو صرف کرپشن سے ہے، منافقت سے ہے، جھوٹ سے ہے، اور صرف انارکی پھیلانے سے ہے. تو مولانا صاحب کو خود جو ہے نا اجیت دیوگن جیسے لوگوں سے مل چکے ہیں. تو مولانا صاحب کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں، میں تو مولانا صاحب کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے الزام لگایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب انارکی پھیلا رہے ہیں. تو پھر پی ڈی ایم کی پارٹیوں نے کال دی تھی کہ ہم 23 مارچ کو اسلام آباد آئیں گے، لیکن پھر آپ لوگوں نے بھی 27 مارچ کو جلسے کا اعلان کر دیا. تو یہ آپ دونوں جلسے اگر ملیں گے، یہ عوام لاکھوں میں ٹکرائے گی ایک دوسرے سے، تو پھر سر آپ لوگ تو کوئی ڈیٹ چینج کرتے نا؟ نہیں، ہم نے کوئی عوام کے ٹکرانے کی کبھی بات نہیں کی. سیاست کے اندر سیاسی رائے کا اظہار کرنا جو ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کا حق ہے. آج بھی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اسلام آباد میں جلسہ کرنے آنا چاہتی ہے، ہی از مور دین ویلکم. وہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دیں، ہم ان کو اپروو کریں گے، وہ اپنا جلسہ کریں. لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اگر وہ توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. اور اگر وہ بیٹھ جاتے دھرنا دے کے اسٹے کرتے، اگر وہ دھرنا دے کے اسٹے کرتے ہیں تو وہ ان کا رائٹ ہے، وہ دیں اپنا دھرنا جی. ہم کبھی بھی تصادم کی پالیسی کے اوپر وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ ہم آپس میں تصادم کریں. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو تمام چور ہیں وہ پاکستان کو، آپ مجھے بتائیں، یہ شہباز شریف صاحب اس ملک کو بچائیں گے؟ یہ زرداری صاحب اس ملک کو بچائیں گے؟ کیا ان کے اندر صلاحیت ہے؟ کیا ان کے اندر قابلیت ہے؟ کیا یہ لوگ اس پاکستان کو کامیابی کے سفر کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ ارے اللہ اللہ کر کے پاکستان ایک نئے سفر پہ چلا ہے. ایک آپ کے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے.
कोई करप्शन के केसेस बता दें आप, नहीं अदम एतमाद लेते हो भाई, पैसे लगाओ, सारे मिल जाओ, सारे मिल जाओ, बस इसको हटा दो, ये बंदा सही नहीं है यार, ये तो हमारा निजाम ही खत्म कर रहा है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में सर, लास्ट में हमारी इत्तलात और हमारे जराए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी वजीर आजम बनने के लिए पर तोड़े हैं और चौधरी बिरादरान काफ लीग भी अब जो है अपोजिशन के साथ मिलने का ऐलान बहुत जल्द करने वाली है। फिर तो सर वजीर आजम साहब तो मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा और आप हार जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपने कल लम्स में एक बयान, एक इंतहाई जिम्मेदार इदारे के सरबराह का बयान नहीं सुना कि शायद आप इमरान खान को नहीं जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो हमारे कायद हैं, वो हमारे मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने कभी इस चीज का इजहार नहीं किया। ये मनफी प्रोपेगेंडा करने की साजिशें होती हैं और ये होती हैं सियासत में, अफवाहें उड़ाई जाती हैं। नंबर एक में जो आपने बात की है। नंबर दो, काफ लीग आप खुद देख लीजिएगा, काफ लीग कल कहां खड़ी होगी, काफ लीग क्या बयान देगी, और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो पीपल्स पार्टी गेम करने जा रही है वो आप देख लीजिएगा। वही पीपल्स पार्टी का तो टोटल इंटरेस्ट सिर्फ एक है, वो तो सिर्फ बिलावल साहब को इस मुल्क का रहनुमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो बेचारे करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं, काफले बनवा रहे हैं, हारियों को उठा रहे हैं, पैसों पे काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको 28 तारीख को मेरे अल्फाज लिख लिए, ऑन रिकॉर्ड लिख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अशर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान का करने जा रही है। आपने जरदारी साहब का कोई बयान सुना है अभी तक? आप मुझे बता दें। हर चीज मौलाना फजलुर रहमान साहब करते फिर रहे, मैं ये कर दूंगा, मेरे साथ ये वही काम होना है साजिद भाई जो आज से थोड़े अरसे पहले हुआ था, जो पीडीएम बनकर भी हुआ था। ये दीवाने मतलब ये कि शेख रशीद साहब सही कह रहे थे कि मौलाना साहब आप धर लिए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि साजिद आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, और कुछ चीजें जो है ना वो इशारों कनाइयों के अंदर सियासत में कही जाती है। वो बेसिकली इस्लाम को तो वो फतह कर नहीं सके, इस्लाम के नाम पर तो कुछ कर नहीं सके। कभी वो घुस जाते हैं पार्लियामेंट लॉजेस में, तो वो इस्लामाबाद पता करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली धर लिए जाएंगे, और बहुत बुरा हाल होगा अगर उन्होंने इस्लामाबाद पता करने की कोशिश की। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कैप्टन रिजवान साहब, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश किया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात को भी शामिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या तसादुम की सूरत हाल पैदा होने जा रही है, या कि वफाकी हुकूमत अपोजिशन को लेकर आएगी, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम नजर आ रही है। और हमारे जराए का कहना है कि काफ लीग और एमक्यू में से कोई एक पार्टी मुमकिन है कि उनका जो वजन है वो अपोजिशन के पास जाके गए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखें, मलिक मुनव्वर साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। जी वेलकम साजिद भाई, थैंक यू। मलिक साहब बताइएगा आगे क्या होने जा रहा है। मौलाना साहब ने कहा है हमने भी लाठियां भिगो के रखी हैं, दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो आएगा इसी 10 लाख के बजमे से गुजरेगा और वापस भी इधर ही से आएगा। तो पार्लियामेंटेरियंस को धमकियां दी जा रही हैं। देखिए साजिद भाई, एक पंजाबी की कहावत है, न खेलेंगे न खेलने देवांगे, यानी कि खुद न खेलेंगे न खेलने देंगे। मैं समझता हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट जो है वो इस पोजीशन पर आ गई, इस नेट पर आ चुकी है कि वो उसका यही माइंडसेट बन रहा है कि अगर हम नहीं है तो फिर हमारे बाद भी कोई ना हो। ठीक है, हमें तो बज़ाहिर जो इस वक्त जो सियासी फजा है वो तो यही नजर आ रही है, मगर चूंकि बात एक न्यूट्रल की भी आ रही होती है और अभी कभी रुकती है बातचीत तो कभी सामने भी आ जाती है। जो न्यूट्रल का अल्फाज आता है तो न्यूट्रल भी अपना कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी इसी वजह से ही उन्होंने भी कॉल दे दी
मगर ज़ाहिर है कोई राब्ते हुए हैं तो मौलाना साहब ने 2 कदम जो है वो पीछे हटे हैं, ये एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि जी 24 तक डेलीगेशन होते हैं जो 23 मार्च की परेड के हवाले से इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, तो 24 तक भी रहते हैं। तो हमारे जो काफिले हैं वो 23 को मुख्तलिफ इलाकों से निकलेंगे, तो 25 को उन्होंने उनको कहा है कि पाबंदी की है कि वो 25 को इस्लामाबाद में दाखिल हो। तो ये सर, जो एक मलिक साहब, यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि 25 को काफिले इस्लामाबाद में पहुंचेंगे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नवाज और दीगर PDM की जमातें, वो उन तमाम लोग, उन कारकुनान जो जिनकी तादाद लाखों में बताई जा रही है, वो जब वहां पहुंचेंगे तो 25 को अगर पहुंचेंगे तो 27 को तो वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कॉल दे दी है, पूरे मुल्क में लोग आएंगे, जमा होंगे। तो ये टकराव की सियासत है, कैसे होगा आगे? कुछ आपके जराए क्या कह रहे हैं? साजिद भाई, टकराव की सियासत में तो हुकूमत खुद जा रही है, क्योंकि ये 23 मार्च की काल तो मौलाना साहब ने बहुत पहले से दे रखी है, और जो हुकूमती जलसा होने जा रहा है डी चौक पे, उसकी काल तो ये बाद में दी गई है। और साथ साथ ये थ्रेट भी दिया जा रहा है कि जी इन 10 लाख के मजमू में से कोई गुजर कर जाएगा पार्लियामेंट में, तो कोई नहीं यहाँ से गुजर सकेगा। तो ये हरबे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है हर रद्द-ए-अमल का रिएक्शन, रद्द-ए-अमल भी होता है, फिर उसका रिएक्शन भी होता है। तो ये तो उसकी चीजें आ रही हैं, चेक हो रही हैं, मगर लगता नहीं है कि ये तसादम हो, चूंकि हमारा मुल्क जो है वो तसादम का मुतम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, जो सूरत-ए-हालों को संभाल लिया जाएगा। लेकिन मैं साजिद भाई आपको एक बताऊं कि जो इस वक्त ज़ाहिर ग्राउंड जो पोजीशन हमें नजर आ रही है, उस पर तो यही लग रहा है कि हुकूमत जो है वो बुखला चुकी है, बुखलाहट का शिकार है। MQM ने, आपने देखा कि वजीर आजम बादराबाद आए, फिर गवर्नर साहब भी आए, मतलब MQM ने उनको रेड झंडी दिखा दी। और उसके बाद आप देखें एक चैनल पर परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, उसमें तो उन्होंने खुले अल्फाजों में बता दिया है कि वफाकी हुकूमत के लिए जो खतरे की घंटी बज चुकी है, और उन्होंने अपने उन इंटरव्यू में इशारे क्लियर कर दिए कि वो अब हुकूमत का साथ नहीं दे रहे। तो ये मेजर पार्टियां थी, मुस्लिम लीग, काफ और MQM, ठीक है। उनकी तादाद भी है 6 उनके पास है। तो जिस तरह मलिक साहब कहा जा रहा है कि अंपायर न्यूट्रल है, और मुमकिन है कि एंड मोमेंट पर हमारी सियासत में फोन कॉल्स का आना भी कोई नई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि फोन कॉल्स आएंगी, वफाकी हुकूमत जीत जाएगी, ये तहरीक कदम में कामयाब होगी, या कि अपोजिशन सक्सेस होगी? अभी तक मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे ये जो दोस्त है हुकूमती अखबार में जो अवाम के बारे में बैठे हुए हैं, वो यही समझ रहे हैं कि अभी भी शायद उनकी पुष्ट पर जो वो फोन कॉलों वाले मौजूद हैं, मगर बज़ाहिर अब लगता नहीं है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। बहुत सारी, वो कहते हैं ना, जो बोया उसको काटना पड़ता है। इन्होंने 3 सालों में जो बोया है ना, आज उसका काटना पड़ रहा है। इन्होंने न सिर्फ अपने तादियों बल्कि इन्होंने किसी को भी साथ जो है वो नहीं लेके चल सके। और अब इनके आपके गुजरा के बयानात देखे, इनकी समझ में नहीं आता कि ये सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ होते हैं। तो भाईजान, अगर ये कोई बीच में फोन कॉल वालों ने मुदाखलत करनी है, तो फिर ये सारा मैदान क्यों सजाया जा रहा है? फिर ये इस्लामाबाद इक़्तिदार अवाम का शहर है, उसके वहां पर ये क्या तमाशा लगाया जा रहा है? ये कोई खेल तो नहीं है, तमाशा तो नहीं है। मैं तो अब यही समझता हूँ कि शायद जिनकी ये फोन कॉलों की बातें हैं, तो वो अब न्यूट्रल ही है कि ये तुम्हारा अंदरूनी मामलात है, अंदरूनी सियासी मामलात हैं। ये सियासी जमातें, ये सियासी लीडरशिप जो है वो खुद ही अपने मामलात को देखे। अच्छा शेख साहब, ये जरूर है, ये जरूर है कि वो कुत्ते जो है ना मुल्क में इंतशार को किसी सूरत में समझता हूँ कि वो फैलने नहीं देंगे। अच्छा, की सूरत पैदा नहीं होने देंगे। ठीक है मलिक साहब, शेख रशीद साहब ने ये भी कहा है कि मौलाना साहब आप मौला जट ना बने, इससे पहले कि मुमकिन है आप धर लिए जाएं और बाकी पार्टी आपका साथ छोड़ दे। हमने माजी में भी देखा कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों का एक PDM बनता है, फिर नजरियाती इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं और मौलाना साहब फिर तन्हाई का शिकार होते हैं। तो आगे आप देख रहे हैं कि मौलाना साहब फिर तो कहीं धर लिए नहीं जाएंगे? देखिए, मैं मौलाना साहब भी शेख रशीद को कोई अहमियत नहीं देते, और जहाँ तक हमने अपनी सियासी या कोई साहसी हमने जिंदगी गुजारी है, मैंने भी आज तक मैं भी इस बात पर मुत्तफिक हूँ कि शेख साहब की जो अपनी राय होती है वो कोई राय नहीं होती। वो तो वैसे ही किसी के इशारों पे बोलते हैं, और जब वहीं से कटोरियां हिलती हैं तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, फिर वो जो बयान देते हैं उस पर लेट भी जाते हैं। वो एक तरह मुसालत की बात भी कर रहे हैं कि मिल बैठ कर बातचीत कर लें, एक तरह वो थ्रेट भी दे रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला का ये काम नहीं होता। उनको तो चाहिए कि वो अपने कानून की जो पोजीशन उसको मेंटेन रखें। और इसमें मैं यही बता रहा हूँ, देखो फजल रहमान साहब के बारे में भी अपनी
तो उनका भी कद है। जब वो पहले आए फिर उनके साथ भी कोई बातचीत हुई, मगर अब चूंकि वो दोबारा इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं तो फजलुल्लाह रहमान साहब की ज़ीरक इंसान सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है, बहुत ही उनका नुक्ता नजर जो है वो काफी गहरा है सियासत में। तो वो कोई बच्चे तो नहीं है, ना ही हमने आज तक जो है उनके कोई बयान को जो है वो इंतशार की फजा में, आपने देखा कि उनके सलाउद्दीन जो है मैंने तो उनको हिरासत में लिया तो उन्होंने रात में ही मुल्क भर में कॉल दे दी एहतियाज की, फिर जहर उनको मुतमिन किया गया तो उन्होंने वो कॉल जो है वो खत्म किए, सुबह जगह जगह पे जो है वो मुजाहरे के जो होने थे वो खत्म हो गए, तो जहर उनकी भी तरफ पे है ना। ठीक है, बगैर रास्तों के तो पोजीशन भी नहीं खड़ी हुई। मतलब आपका यहाँ पर 1-2 हफ्ते कर रहे हैं तो सर क्या पूरी अपोजिशन जो है उन्होंने अपनी, मैं तो समझता हूँ बड़ी हिकमत अमली और बड़ी बेहतरीन साफबंदी जो है अपोजिशन ने दिखा ली है और साफबंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो लगता यही है कि जो हालात लेकिन हुकूमत के कंट्रोल से बाहर, मलिक साहब इस पे मलिक साहब आखिर में लास्ट में इस पे रोशनी डालिएगा। हमारे जराये का कहना है कि जिस तरह हम देख रहे हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब खामोश हैं और जिस तरह मुफाहमत के चैंपियन भी हैं और माजी में भी कई हुकूमतों को वो रुखसत करने में सरे फहरिस्त उनका नाम रहता है। जराये का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम इस गेम में वो हुकूमत का साथ दे देगी और सबके साथ हाथ कर जाएगी। मुझे तो नहीं लगता साजिद भाई, क्योंकि जरदारी साहब ने तो इमरान खान को जिस जगह पे पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि जरदारी साहब ने जिस तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को इक़्तिदार के अवान से बाहर निकाला था, शायद बिल्कुल सेम वही पोजीशन जो है वो हमारे खान साहब की भी आ रही है। तो जरदारी साहब ने तो अपना बड़ा अच्छा पत्ते खेल गए हैं और कुछ पत्ते वो भी जब लेके बैठे हुए हैं वो एन मुमकिन मौके पर जो है वो शो करें। अब ये कहना कि जी वो पीटीआई की हुकूमत का साथ दे जाएंगे, ठीक है, मेरी समझ से बालातर चीज है। ये कयास आराइयां हैं और ये कंफ्यूजन जो है वो पैदा करने के लिए कुछ लोग जो है वो फैला रहे हैं और जाती आ रहे जो अपने जाती ज़ाहिर है कि वो कोई भी अपना नुक्ता नजर पेश कर दे, मगर जरदारी साहब मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करें। अब क्योंकि आप उसको मतलब ये कि नवाज शरीफ से राब्ते, जंगीर तरीन से, मौलाना फजलुर रहमान से, पीडीएम से जरदारी साहब का निकल जाना, दोबारा उसको ज्वाइन कर लेना, इनको सबको एक पर इकट्ठा कर लेना, तो ये सारी हिकमत अमली जो मतलब जिस तरह जरदारी साहब ने भी चाहिए। आपका ये कहना है कि जिस तरह चौधरी शुजात साहब ने भी कहा कि बात शिगाफ पड़ गया है, तो मतलब आपका ये कहना है कि गल वध गई है, अब मुमकिन नहीं है ऐसा। मुख्तारिया गल वध गई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब। अब मुख्तार आगे निकल चुका है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना तज्जिया दिया। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।